Hey, hi everyone. Welcome back to Learn Medicine by Dr. Nikita. And in today's lecture, we'll be discussing about the fluoroquinolone pharmacology. तो प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस ड्रग का डिस्कस करा है। और अब हम दोनों चीज़ें कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा फार्माकोलॉजी इसकी, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, रेजिस्टेंस ऑफ द ड्रग, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका यूज़ क्या होता है, कौन सी ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल हैं, और जल्दी से एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का क्विक रिविजन भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इस ड्रग के बारे में कि कौन कौन सी ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स एंड सेकंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स आपके मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल ड्रग्स हैं। एंड दीज ड्रग्स, इसमें आपने बहुत कॉमनली एक सुना होगा टर्म सिप्रोफ्लॉक्सासिन, है ना। तो बहुत सारे डॉक्टर्स अभी भी प्रिस्क्राइब करते हैं, आपने सिप्लॉक्स के नाम से इसका नाम सुना होगा। तो ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं विच आर वेरी इफेक्टिव। फ्लोरोक्विनोलोन्स की खास बात यह है कि ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, मतलब ये बहुत सारे डिजीजेज में इफेक्टिव है। सेकंड, इसके साथ रेजिस्टेंस केसेस बहुत कम है, कुछ डिजीज को छोड़ के बहुत कम रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है, क्योंकि ये जो हमारे बैक्टीरिया से अगर वो म्यूटेट कर जाते हैं देन ओनली रेजिस्टेंस इज पॉसिबल। वील डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो। और सेकेंड थिंग, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है तो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों को ही टारगेट करता है। तो ये ड्रग्स के नाम एक बार आप याद कर लीजिए अच्छे से, फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स एंड सेकंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स। अब आ जाते हैं कि इसके टारगेट्स कौन कौन से हैं। तो ये एक एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं डीएनए गायरेस, राइट, डीएनए गायरेस। ओके, तो डीएनए गायरेस को ये टारगेट करता है, डीएनए गायरेस एंजाइम को ये टारगेट करता है ग्राम नेगेटिव के केस में। फर्स्ट आ जाते हैं कि अगर हम नॉर्मल रेप्लिकेशन देखते हैं बैक्टीरिया का तो कैसा होता है कि ये एक बैक्टीरिया है, आप अगर ये देखते हो ऐसा कुछ डायग्राम देखा होगा बैक्टीरिया में, और उसके अंदर एक सर्क्यूलर डीएनए प्रेजेंट होता है ना। बहुत बार हमने सुना था सर्क्यूलर डीएनए। तो ये सर्क्यूलर डीएनए होता डबल हेलिक्स का ही स्ट्रक्चर है, और इसमें रेप्लिकेशन होने के लिए इसको कट ओपन होना पड़ता है। ये कट ओपन होगा तभी उसके स्ट्रैंड्स अवेलेबल होंगे कि यहाँ पे रेप्लिकेशन हो सके, दोनों तरफ में रेप्लिकेशन हो सके। और जब रेप्लिकेशन होगा तो एक डीएनए से दो डीएनए बनेंगे, और ये दोनों डीएनए सेपरेट होकर नो डॉटर सेल्स बनाएंगे, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। ये हमारे क्या बन रहा है अल्टीमेटली जाकर डॉटर सेल्स, राइट। वी कैन सी द डॉटर सेल्स हियर। और इन डॉटर सेल्स को हम बोलते हैं, इसको मैं थोड़ा सा पुल अप कर लेती हूँ, ये आपको दोनों दिख रहे होंगे अब। ओके, आई थिंक सो नाउ वी कैन सी दीज आर द डॉटर सेल्स। और इस तरह के डीएनए को बोलते हैं डीकैटेनेटेड डीएनए। ये कैसा हो जाता है डीकैटेनेटेड डीएनए, क्योंकि दोनों डॉटर सेल्स क्या है यहाँ पे सेपरेटेड है, दोनों का डीएनए अलग अलग प्रेजेंट है। ठीक है, लेट्स सी दिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा जो हमारा बैक्टीरिया का डीएनए था, जो बैक्टीरिया का डीएनए था उसमें एक साइट, एक रेप्लिकेशन बबल, जैसे हमारा नॉर्मल ह्यूमन सेल में होता है रेप्लिकेशन, एग्जैक्टली वैसे ही बैक्टीरिया में हो रहा है। कुछ एंजाइम्स डिफरेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन होता है, और इस रेप्लिकेशन बबल में एक साइट बनती है ORI साइट, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो इस ORI साइट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। यहाँ पे डीएनए सबसे पहले अनवाइंड होना शुरू करेगा अपनी ORI साइट से, अपनी रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन की साइट से, और इस काम में हेल्प करेगा उसका एक एंजाइम जिसका नाम होता है डीएनए गायरेस। तो डीएनए गायरेस हेल्प करता है इस रेप्लिकेशन प्रोसेस को इनिशिएट करने में, क्योंकि डीएनए गायरेस क्या करेगा, आपके डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को अनवाइंड करेगा और उसकी सुपर कॉइलिंग को कम करेगा। और जब सुपर कॉइलिंग को कम करने के बाद प्रोसेस होगा, उसके बाद उसको रीसील करेगा डीएनए के स्ट्रैंड्स को। तो डीएनए गायरेस के दो यूनिट होते हैं, ए यूनिट और बी यूनिट। फ्लोरोक्विनोलोन्स ए यूनिट को टारगेट करते हैं, अभी उसका डायग्राम का स्पेसिफिक मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जैसा नॉर्मल डीएनए में हो रहा था, जब डीएनए अनवाइंड होता है तो एक रेप्लिकेशन फोक का फॉर्मेशन करता है, और दोनों ही स्ट्रैंड्स में पॉसिबिलिटी होती है कि वहां पे नया डीएनए की सिंथेसिस हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन, बिकॉज इट इज ऑलवेज 5' फ्रॉम 5' to 3'। तो दोनों एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स बनते हैं, पर दोनों में ही डीएनए की सिंथेसिस होती है। दोनों तरफ ये रहा रेप्लिकेशन बबल, दोनों तरफ ही नया डीएनए बन जाता है। वापस से मैंने बोला डीएनए में दो यूनिट्स हैं, ए और बी,
दूसरी सब यूनिट हमारी क्या करती है, उसको वापस से रीसील, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को कम करके फिर ए सब यूनिट उसको रीसील कर देती है। फिर से हमारा ये जो डीएनए था इस सर्कल के अंदर अब 2 डीएनए बन जाएंगे, एक डीएनए से 2 डीएनए स्ट्रैंड्स बन जाएंगे। एंड देन टोपोआइसोमेरेज 4 जो एंजाइम है ये इस कैटिनेटेड डीएनए, कैटिनेटेड का मतलब होता है एंटैंगल्ड, ये 2 डीएनए आपस में एंटैंगल्ड हैं, पर टोपोआइसोमेरेज 4 क्या करता है, हेल्प करता है इन कैटिनेटेड डीएनए को सेपरेट होने में। और हमारे पास अब 2 डिफरेंट डीएनए, ये एक बैक्टीरियल सेल के अंदर 2 डीएनए आ जाते हैं और इवेंचुअली ये डीकैटिनेट हो जाता है। बैक्टीरिया दोनों को स्प्लिट करके अलग अलग 2 बैक्टीरियल मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है, दोनों के पास अपना अपना डीएनए है, राइट। तो देख लेते हैं ये दिखता कैसा है एंजाइम। ये रहा हमारा गायरेस का बी यूनिट और ये रहा गायरेस का ए यूनिट। ये जितना येलो कलर से है ये आपका बी यूनिट है और जो ब्लू कलर से दिख रहा है ये आपका ए यूनिट है। तो जो ए यूनिट है इसका काम होता है डीएनए को निक करना। निक का मतलब होता है जो सर्कुलर डीएनए था उसे तोड़ना, एक तरफ से निक करना मतलब तोड़ना, ओपन करना। वहां से उसके बाद सेकंड स्टेप होता है बी यूनिट का। बी यूनिट का काम होता है जब आप किसी सुपर कॉइल्ड चीज को धीरे धीरे ओपन करने लगते हो तो पीछे का मटेरियल और ज्यादा कॉइल हो जाता है, सुपर कॉइल हो जाता है। तो उस सुपर कॉइलिंग को कौन ठीक करता है, हमारी गायरेस की बी यूनिट, उसको वो धीरे धीरे रिमूव करती है। इसको हम कहते हैं नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। वापस से गायरेस की ए यूनिट हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट करती है, रीसीलिंग ऑफ द स्ट्रैंड्स। मतलब जो आपने ये पीछे सुपर कॉइलिंग करके ओपन करे थे इनको वापस से क्या करते हैं, सील कर देते हैं, फिर से जोड़ देते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा गायरेस का फंक्शन। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, 2 तरह के बैक्टीरिया हैं, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डीएनए गायरेस का जो ए यूनिट है, फ्लोरोक्विनोलोन्स किसी को भी आप एडमिनिस्टर करते हो तो वो गायरेस की ए यूनिट को टारगेट करती है और गायरेस को अपना काम नहीं करने देती है। तो जब डीएनए ओपन ही नहीं होगा तो हमारा उसमें रेप्लिकेशन फोर्क फॉर्मेशन नहीं होगा और ये दोनों स्ट्रैंड्स नहीं बन पाएंगे क्योंकि रेप्लिकेशन फोर्क ही ओपन नहीं है। हमारा कितना भी रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए पर अगर ये एंजाइम अपना काम नहीं करेगा इन स्ट्रैंड्स को ओपन करने का तो यहाँ पे नए डीएनए मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस नहीं होगी, नए डीएनए स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस नहीं होगी। तो डीएनए का रेप्लिकेशन का प्रोसेस रुक जाता है और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, ठीक है। उसका मैं भी आगे बताती हूँ कैसे एक्सोन्यूक्लियस का रोल है, पर फिलहाल ये फर्स्ट स्टेप में ही बैक्टीरिया के रेप्लिकेशन को रोक देता है इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये कैसा फंक्शन कर रहा है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में डीएनए गायरेस जब अपना काम कर लेता है, 2 स्ट्रैंड्स बना लेता है, उसके बाद चल के मैंने बताया था एक चीज आती है कैटिनेटेड डीएनए। तो ये इस कैटिनेशन को अलग करने में, इन दोनों एंटैंगल डीएनए को सेपरेट करने में एक एंजाइम का रोल है टोपोआइसोमेरेज 4 का, राइट। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में फ्लोरोक्विनोलोन्स टारगेट करेगा ग्राम टोपोआइसोमेरेज 4 एंजाइम, टोपो 4 एंजाइम को, और इसको अपना काम करने से रोकेगा। इसका काम होता है कैटिनेटेड डीएनए को डीकैटिनेट करना। यहाँ पे देख लीजिए लिखा है न्यूली रेप्लिकेटेड डीएनए एनेबल्स सेग्रीगेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स। तो अगर सेग्रीगेशन ही नहीं होगा डॉटर क्रोमोसोम्स का तो बैक्टीरिया स्प्लिट नहीं कर पाएगा इनटू 2 डिफरेंट सेल्स। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में फ्लोरोक्विनोलोन्स टारगेट कर रहे हैं टोपोआइसोमेरेज 4 को। चलिए अब हम इसके बारे में आगे पढ़ लेते हैं कि ये डिस्कवर कब हुआ था और इसमें कौन कौन से ड्रग्स हैं जो प्रोटोटाइप है। तो क्विनोलोन्स एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स आपने मोस्टली यूटीआई, जब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स पढ़ते थे तो आपने पढ़ा होगा क्विनोलोन्स एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो क्विनोलोन्स डिस्कवर हुए थे पहले, फिर उसमें कुछ एडवांसमेंट्स हुए एंड देन वी गॉट फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो गुड पार्ट इज दैट कि क्विनोलोन्स हमारा प्राइमरीली ग्राम नेगेटिव को टारगेट करते हैं, पर जो क्विनोलोन्स के फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स है, क्योंकि आप देखो क्विनोलोन का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो बस फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं विच मेक्स देम फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो ये एडवांस मॉलिक्यूल है और ये ग्राम पॉजिटिव को भी टारगेट कर रहे हैं और इनकी हाई पोटेंसी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज के लिए है। फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स 1980s में डिस्कवर हुई थी एंड देन they have greater affinity for topoisomerase 4, मतलब they have higher potency against the gram positive bacteria। तो जो हमारे क्विनोलोन्स थे वो सिर्फ ग्राम नेगेटिव को टारगेट करते थे, पर फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स जो इनकर आए ये ग्राम नेगेटिव को भी टारगेट करते हैं, ग्राम पॉजिटिव को भी टारगेट करते हैं। और ज़्यादा एफिनिटी, इनकी ज़्यादा एफिनिटी किसके लिए होती है, टोपोआइसोमेरेज 4 एंजाइम के लिए। इसलिए ये ज़्यादा पोटेंट किसके लिए होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए। दे आर मोर पोटेंट टूवर्ड्स ग्राम पॉजिटिव। इसको याद कर लीजिए, जीपैट में भी क्वेश्चन आ सकता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि
वाई इज इट नॉट टारगेटिंग द होस्ट सेल? क्योंकि होस्ट में भी तो ऐसा ही हो रहा है, बैक्टीरिया रेप्लिकेट हो रहा है और उसके बाद उसके कॉपीज बन रहे हैं डीएनए के। तो इसलिए नहीं होता है क्योंकि इन द होस्ट सेल, इन द ह्यूमंस, वी डू नॉट हैव टोपो आइसोमेरेज 4। जो मैमल्स होते हैं उसमें एंजाइम टोपो आइसोमेरेज 4 की जगह वी हैव टोपो आइसोमेरेज 2। तो टोपो आइसोमेरेज 2 प्रेजेंट होता है 4 की जगह, यही फंक्शन करने के लिए, जो सुपर कॉइलिंग को रिमूव करता है। और फ्लोरोक्विनोलोन्स की अफिनिटी इस एंजाइम के लिए बहुत कम है, इसलिए वो होस्ट सेल को टारगेट नहीं करता है, ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट आ जाता है, इनके पास बैक्टीरिसाइडल एक्शन होता है। मैंने पहले भी बताया पिछले लेक्चर में, दे हैव द टेंडेंसी टू किल द बैक्टीरिया। ये किल कर सकते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं जहां पे भी टारगेट करते हैं। एंड क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इनका जो डीएनए है, जो डीएनए है वो क्या रिलीज करता है? एंजाइम रिलीज करता है एक्सोन्यूक्लियसिस। एक्सोन्यूक्लियसिस कैसे रिलीज होगा? जब मैंने बोला डीएनए रेप्लिकेट ही नहीं हो पा रहा और डीएनए डैमेज हो गया है, तो डीएनए खुद से क्या रिलीज करने लगता है? एक्सोन्यूक्लियसिस। तो एक तरह से ये खुद की ही किलिंग कर लेते हैं बाय रिलीजिंग द एंजाइम एक्सोन्यूक्लियसिस। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस पे। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स में रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, दे आर नॉट वेरी रेजिस्टेंट। तो लो पॉसिबिलिटी ऑफ रेजिस्टेंस होती है यहाँ पे। एंड देन क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब क्रोमोजोमल म्यूटेशन हो जाएगा। जिन बैक्टीरियाज में म्यूटेशन हो जाता है और दे आर डूइंग व्हाट, ड्यू टू द क्रोमोसोम इज प्रोड्यूसिंग अ डीएनए गायरस और टोपो आइसोमेरेज 4। ठीक है, तो जिनमें क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो जाता है वही सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंट हो पाते हैं इस एंजाइम के लिए, एंड दे हैव रिड्यूस्ड एफिनिटी फॉर फ्लोरोक्विनोलोन्स, राइट? ओके, और ड्यू टू प्रोड्यूस्ड परमिबिलिटी, रिड्यूस परमिबिलिटी एंड इनफ्लक्स। तो दो केसेस हैं यहाँ पे, क्लियर समझ में आ रहा है। जिन केसेस में, जिन बैक्टीरिया में क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो जाता है और क्रोमोसोमल म्यूटेशन करके वो क्या करने लगते हैं? डीएनए गायरेस और टोपो आइसोमेरेज 4 की सिंथेसिस करने लगते हैं फर्दर। तो देन देयर विल बी ऑब्वियसली अ कंपटीशन और फ्लोरोक्विनोलोन्स उतना एक्टिव नहीं रहेंगे, या फिर आपके इन ड्रग्स का एंट्री ही कम हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है रिड्यूस्ड परमिबिलिटी या इनफ्लक्स ऑफ द ड्रग्स अक्रॉस द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स। तो वो इस तरह का एक डिफेंस बना लेते हैं कि इन ड्रग्स की परमिबिलिटी का मतलब वो ड्रग बैक्टीरिया के अंदर एंटर ही कम कर पा रहा है, उनकी एंट्री ही आपने रोक दी है, इनफ्लक्स और परमिबिलिटी। सो इन दैट केस जब वो ड्रग अपनी साइड पे पहुंचेगा ही नहीं तो वो एक्शन कैसे करेगा? पर दीज आर द केसेस विच आर वेरी वेरी रेयर, और ये एक बहुत ही पोटेंट फर्स्ट जनरेशन ड्रग है फ्लोरोक्विनोलोन्स की, जिसको हम बोलते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन। दिस इज द प्रोटोटाइप ड्रग, और ये फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स है, और ये बहुत सारे बैक्टीरियाज को टारगेट करती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज अ फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन एंड इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक विद वेरी रेयर केसेस ऑफ रेजिस्टेंस। बट वो रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होता है मैंने भी आपको बता दिया। थोड़ा सा सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बारे में और पढ़ेंगे। बैक्टीरिसाइडल एक्शन होता है, हाई पोटेंसी होती है, हाई इफेक्टिविटी होती है इसकी। एंड देन ये किन किन को टारगेट करता है? अच्छा खासा एक एंटीबायोटिक एक्शन होता है ऑन एंटेरोबैक्टीरिया, सूडोमोनास एंड स्टैफ इन्फेक्शंस पे। और लो फ्रिक्वेंसी होती है म्यूटेशन की, इसलिए एक प्रिफर्ड चॉइस ऑफ ड्रग है। लो प्रोपेंसिटी टू सिलेक्ट प्लाज्मिड टाइप रेजिस्टेंस म्यूटेंट्स। यस, तो प्लाज्मिड टाइप रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है इसमें, तो ये एक एडवांटेज है ड्रग का हमारे पास। एंड देन प्रोटेक्टिव इंटेस्टिनल स्ट्रेप्टोकोकाई एंड एनारोब्स आर स्पेयर्ड। तो हमारी बॉडी में जो ऐसे बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं जिसे हम बोलते हैं गुड बैक्टीरियाज, तो ये उनको टारगेट नहीं करता है। दैट इज वाई इट इज हेल्दी टू अस, मतलब ये होस्ट को टारगेट नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ बैड बैक्टीरिया को टारगेट कर रहा है। इट इज एक्टिव अगेंस्ट मेनी बीटा लैक्टम एंड अमीनोग्लाइकोसाइड रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। तो अगर आपकी बॉडी में बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स और अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स खाकर रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, तो सिप्लॉक्स उस तरह के इन्फेक्शन को ठीक कर सकती है, राइट? तो ऑलरेडी अगर आप किसी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं, देन सिप्रोफ्लॉक्सासिन विल बी वेरी यूजफुल एंड लेस एक्टिव एट एन एसिडिक पीएच। फार्माकोकाइनेटिक्स में बेसिकली ये ओरली अब्जॉर्ब होता है। अगर आप फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसके साथ, तो ऑब्वियसली उसका अब्जॉर्प्शन डिले हो जाएगा। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज प्रेजेंट, क्योंकि ओरली अगर कोई भी मेडिसिन देंगे तो यस चांसेस होते हैं उसमें एफपीएम होने के। एंड हैज गुड टिश्यू पेनिट्रेबिलिटी, और यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट हो जाता है।
एडवर्स रिएक्शन में आएंगे अगर, तो बहुत ही कम पेशेंट्स में एडवर्स रिएक्शंस नोटेड हैं। जो कॉमन एडवर्स रिएक्शंस हैं दे आर बेसिकली टारगेटेड टू जीआईटी एंड सम टू द सीएनएस। सॉरी। तो वॉमिटिंग, नोजिया, बैड टेस्ट एंड एनोरेक्सिया हो सकता है जीआईटी डिसऑर्डर्स में, एंड इनफ्रीक्वेंट डायरिया इन वेरी रेयर पॉपुलेशन, लेस देन 10% ऑफ पीपल। सीएनएस को अगर ये टारगेट, सीएनएस में साइड इफेक्ट्स में डिजनेस, हेडेक, इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस मतलब, और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, वो भी अगर आप एडमिनिस्टर कर रहे हो। ट्रेमर एंड सीजर आर रेयर, अगर आप क्या करते हो इसको पॉसिबली रिफ्लेक्ट गाबा एंटीगोनिस्टिक एक्शन, ठीक है। तो अगर आप हाई डोज दे रहे हैं तभी ऐसा कुछ दिखेगा। स्किन रैशेज वेरी रेयरली इन पीपल। टेंडिनाइटिस इसका एक कॉमन एडवर्स रिएक्शन हो सकता है, इसलिए ये जो ड्रग होती है, पहली बात तो ये प्रेगनेंसी में एडमिनिस्टर नहीं करी जाती है क्योंकि इट इज टॉक्सिक टू द फीटस एंड ऑल्सो इन चिल्ड्रेन विद एज लेसर देन 5 years, और इवन इन पीपल हु आर अबव 60 years, यहाँ पे लिखा है। तो लेस देन 5 years या फिर प्रेग्नेंट लेडीज को या फिर 60 years एंड अबव की पॉपुलेशन में ड्रग नहीं देते हैं, क्योंकि ये क्या कॉज कर सकता है, टेंडिनाइटिस, टेंडिनाइटिस या फिर टेंडन रप्चर, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है रप्चर। तो आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, और टेंडिनाइटिस मतलब जो हमारे टेंडन्स होते हैं, टेंडन्स एंड कार्टिलेजेस आपने पढ़े हैं, तो टेंडन्स में या तो इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है या फिर टेंडन्स को ये रप्चर कर रहा है, तोड़ रहा है, उनको डैमेज कर रहा है। So this is a prominent side effect which is observed in either elderly or in young children and also in pregnant ladies. In the fetus you can see the toxic effects. इंटरैक्शंस क्या होते हैं, कौन कौन सी ड्रग के साथ ये इंटरेक्ट कर सकता है। अगर आपने थियोफाइलिन, कैफीन या वॉरफेरिन दिया है तो सिप्लॉक्स उसके साथ इंटरैक्ट कर सकता है, और इसकी वजह से इन ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म का इनिबिशन हो जाता है। तो अगर ये ड्रग्स ऑलरेडी आपकी बॉडी में है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ दीज ड्रग्स इज इंक्रीज बाय सिप्रोफ्लॉक्सासिन, तो ये मेटाबोलाइज नहीं हो पाएंगे ये ड्रग्स, और इनका कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाएगा, तो जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है थियोफाइलिन की इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन। अगर इसको आप एनएसएइड्स के साथ, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के साथ एडमिनिस्टर कर रहे हो तो ये सीएनएस टॉक्सिसिटी बढ़ा सकता है, और कुछ कुछ सीजर्स भी दिखाई दिए हैं लोगों में, रिपोर्टेड है। एंटासिड, सुक्राल्फेट्स एंड आयरन सॉल्ट्स के साथ अगर आप इसको एडमिनिस्टर करेंगे तो ये फ्लोरोक्विनोलोन्स का अब्जॉर्प्शन कम कर देगा, जैसा फूड के केस में था। अगर फूड के साथ एडमिनिस्टर कर रहे थे तब भी उसका अब्जॉर्प्शन कम हो रहा था, एंटासिड्स के साथ, आयरन सॉल्ट्स के साथ और सुक्राल्फेट के साथ दे रहे हैं तो भी इनका अब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लास्ट में इनके यूजेस पे आ जाते हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। यूटीआई के लिए एक बहुत ही कॉमन ड्रग है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। गोनोरिया में कभी कभी रेजिस्टेंट हो जाता है, इसलिए अब ये फर्स्ट चॉइस ड्रग नहीं है गोनोरिया में, पहले यूज होती थी। कैंक्रोइड्स, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, टाइफॉइड वगैरह में यूज होती है। अभी भी कंजक्टिवाइटिस, मेनिंजाइटिस, ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया, ट्यूबरक्लोसिस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एंड इन वुंड इन्फेक्शंस। तो ये यहाँ पे पॉज कर लीजिए एंड यू कैन लर्न दीज ड्रग्स, और इसको आप याद कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआईज। So thank you everyone, this is all from my side. I hope you are liking all the video lectures I am taking up, और do like, share and subscribe to Learn Medicine by Dr. Nikita। और कोई भी टॉपिक्स अगर आपको लगता है हम कवर कर सकते हैं, और प्लीज़ उनका टॉपिक्स आप ड्रॉप करिए, बिकॉज एग्जाम्स आर इधर या तो शुरू ही हो चुके हैं शायद, तो आई एम श्योर दैट विल हेल्प इन सम वेज। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।